नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के अंक में हम बात करेंगे इंटेल साइंस फेयर में भारतीय छात्रों के प्रदर्शन की और मरीजों के लिए बनाई गई नई किट की। इसके अलावा चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। इंटेल साइंस फेयर में भारतीय छात्रों का बेहतर प्रदर्शन, पुरस्कार के साथ भारत लौटे छात्र। बिस्तर से ना उठ पाने वाले मरीजों के लिए स्टूल मैनेजमेंट किट। कैसे बन सकते हैं भूवैज्ञानिक, जानिए हमारे सेगमेंट करियर इन साइंस में। और खोज खबर में चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की और जानेंगे इसके महत्व के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। 8 से 13 मई तक फीनिक्स में इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर का आयोजन किया गया था, जिसमें 75 देशों के करीब 1700 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में दूसरे देशों के छात्रों से मुकाबला करते हुए भारतीय छात्रों ने अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कारों पर कब्जा किया है, जो हाल ही में अपने पुरस्कारों के साथ भारत लौटे। आइए जानते हैं कैसा रहा भारतीय छात्रों का प्रदर्शन और अनुभव। साल 2016 का इंटेल इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर भारतीय छात्रों के लिए खुशियों की सौगात के साथ खत्म हुआ। विज्ञान के इस मशहूर मेले में 75 देशों के करीब 1700 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनमें भारतीय छात्रों ने कई वर्गों में अपना परचम लहराया। एरिजोना के फीनिक्स में 8 मई से 13 मई तक चले इंटेल ISEF मेले में भारतीय छात्रों ने बेस्ट कैटेगरी और स्पेशल अवार्ड दोनों पर कब्जा जमाया। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और इतने सारे बच्चों को लेकर के गए एक नई कंट्री में, नई जगह पे जा कर के, और इतने सारे बच्चों, मतलब मोर देन 1700 वहाँ बच्चे थे। उन बच्चों के बीच में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम लोगों ने अवार्ड भी लिया है, 3 ग्रैंड है और 3 स्पेशल है। जिनको नहीं मिला लेकिन वो भी बहुत ही खुश हैं, क्योंकि एक वहाँ जा कर के पार्टिसिपेट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में ऑप्टोमेट्री के लिए श्रेयस कपूर के सेलफोन पर आधारित हाइब्रिड इमेजेस प्रोजेक्ट ने 1000 अमेरिकी डॉलर का तीसरा ग्रैंड पुरस्कार जीता। I received 2 special awards from NASA and Google, as well as the 3rd grand award at the Intel ISEF. My experience was absolutely amazing. I think in keeping all these smart people in a single room together is such a great idea. And then you exchange these scientific thoughts together. I think it was absolutely brilliant. जबकि वासुदेव मालयन के ट्रांसलेशनल मेडिकल साइंस वर्ग में मल्टीपल स्क्लेरोसिस जांच के लिए पेपर सेंसर के इस्तेमाल के प्रोजेक्ट ने $500 के चौथे ग्रैंड पुरस्कार पर कब्जा किया। The category was Translational Medical Sciences. It's a new category this year, so luckily I'm the first one from India to win an award in. So the feeling is that this was my 3rd time and I made an award. It's really amazing. So the feeling is that I did made my country proud. वहीं सुहानी सचिन जैन और दिव्या क्रांति की जोड़ी ने पौध विज्ञान के क्षेत्र में कपास पर लगने वाले कीड़ों पर काबू पाने के लिए इंडोफाइटस के इस्तेमाल की खोज के लिए $1000 का तीसरा ग्रैंड पुरस्कार जीता। My project was about immunizing cotton plants against insect pests of cotton using an endophyte and enhancing the capability of the endophyte with cow dung and biochar. It was a great international exposure, and when many people come together, you have so much of fun, and so you get to learn about many things that you couldn't have come across at school or at any other place you go. So it's a very nice experience. इनके अलावा इंटेल ISEF फेयर में भारतीय छात्रों ने 4 स्पेशल पुरस्कार भी जीते। सामाजिक समस्याओं से संबंधित नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और USAID ग्लोबल डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए गूगल थिंकिंग बिग अवार्ड श्रेयस कपूर को मिला। जबकि गणित के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण, विस्तृत और रचनात्मक खोज के लिए अरविंद कृष्णा रंगनाथन को उनके प्रोजेक्ट A deterministic approach to the position, trajectory and collision prediction of particles within bounded two-dimensional environments के लिए विशेष पुरस्कार से नवाजा गया।
बीमारी के कारण बिस्तर पर रहने वाले मरीजों के लिए सामान्य क्रियाकलाप भी एक मुश्किल भरा काम होता है और अगर मरीज डायरिया या फिर पेट की बीमारी से पीड़ित हो तो उसे बार बार शौच की समस्या होती है। सामान्य तौर पर ऐसे मरीजों के लिए एडल्ट डायपर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भी पूरी तरह से कारगर नहीं होते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक किट विकसित की गई है जो मरीजों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। आंतों का सही तरीके से देखभाल करना बिस्तर पर पड़े मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए समान रूप से एक मुश्किल भरा काम है। मरीज अगर डायरिया या पेट से जुड़ी दूसरी बीमारियों से पीड़ित हो तो ये समस्या और गंभीर हो जाती है। अस्पतालों में ऐसे मरीजों को एडल्ट डायपर या पैड की सुविधाएं तो दी जाती हैं, लेकिन आमतौर पर ये तरीके ना तो पूरी तरह कारगर होते हैं और ना ही स्वास्थ्य के लिहाज से साफ सुथरे। इन तरीकों के इस्तेमाल में वक्त भी ज्यादा लगता है और ये महंगे भी होते हैं। अक्सर इन तरीकों के इस्तेमाल से मरीजों को प्रेशर, अल्सर और संक्रमण की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए भी भारी असुविधाजनक होता है। अब कोरा के माध्यम से ऐसी तमाम असुविधाओं का निदान खोज लिया गया है। कोरा बिस्तर पर रहने वाले मरीजों के लिए खास तौर से बनाया गया किट है जिसे कॉन्सर मेडिकल ने विकसित किया है। हाल में इसे विज्ञान, तकनीकी और भूविज्ञान राज्य मंत्री श्री YS चौधरी ने आम जनता को समर्पित किया है। इस किट में एप्लीकेटर, सैंपलिंग इरिगेशन, विड्रॉल पोर्ट और डिस्पोजेबल कलेक्शन बैग होते हैं जो मरीजों के लिए स्वास्थ्यजनक होते हैं। It's a product for management of incontinence. Basically, in layman terms, it's like what happens when a baby passes stool. You put a diaper. What happens when an old person in ICU passes stool? You again put a diaper. But that's not the best way to manage fecal incontinence. So this is a product which will manage fecal incontinence while improving the care for the patients. We were at Stanford University, and one of our co-founders, actually, his mother at that time was in an ICU. And this person is a very big cardiologist. And he's like, I can think about all the latest and greatest medical technology, but there's this one condition about fecal incontinence that there is no solution anywhere for this product. So can we do something about that? So that's when sort of the apple dropped in front of us, and we're like, hey, we need to solve a problem, a benign problem of incontinence. More than 100 million people annually that suffer from incontinence. We're trying to solve that problem. किट को इस तरीके से तैयार किया गया है कि इससे संक्रमण और अल्सर का खतरा कम से कम हो और शारीरिक रूप से किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये किट न सिर्फ मरीजों के लिए आरामदेह और सेहतमंद है, बल्कि इसके इस्तेमाल में समय की भी काफी बचत होती है। छोटे अस्पतालों में इस किट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और जल्द ही देश के बड़े अस्पतालों में इसका इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। उम्मीद है कि कोरा किट के इस्तेमाल से बिस्तर पर रहने वाले मरीजों की जिंदगी अपेक्षाकृत सुविधाजनक हो जाएगी। आज के समय में ऊर्जा की मांग तो बढ़ ही रही है, साथ ही में धरती में छिपे गैस और तेल को खोजने की भी प्रक्रिया तेज हुई है। वहीं इन सब चीजों के अध्ययन के लिए भूवैज्ञानिकों की मांग भी बढ़ रही है। बतौर भूवैज्ञानिक कई क्षेत्रों में कार्य किया जा सकता है। अगर आपको भी धरती से जुड़े रहस्यों को जानने में रुचि है तो भूविज्ञान एक बेहतर विकल्प है, लेकिन इसके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है और कहां से करनी है, जानने के लिए देखिए हमारा सेगमेंट करियर इन साइंस। पृथ्वी के अंदर क्या हलचल चल रही है, इसके अंदर कौन से खनिज लवण छिपे हुए हैं, इसके अलावा इसकी मिट्टी कैसी है। पृथ्वी से जुड़ी इन सभी बातों का अध्ययन आधुनिक विज्ञान की एक शाखा भूविज्ञान यानी कि जियोलॉजी में किया जाता है। फिलहाल पृथ्वी में छुपे कुछ प्रतिशत प्राकृतिक संसाधनों की ही जानकारियों को हासिल किया जा सका है, लेकिन फिर भी अगर आप पृथ्वी से जुड़े रहस्यों को जानने और इसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं तो भूविज्ञान आपके लिए एक बेहतर विषय है।
ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ धरती में छिपे तेल और गैस को खोजने की प्रक्रिया काफी तेज हुई है। इसके अलावा भूमिगत परिवहन के साथ साथ फ्लाईओवर के निर्माण में भी तेजी आई है, जिसके चलते भी निजी व सरकारी तेल और खनन कंपनियों में भूविज्ञानी यानी कि जियोलॉजिस्ट की मांग बढ़ रही है। भूविज्ञानी प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण का आकलन करने के साथ साथ वो मिट्टी का भौतिक और रासायनिक परीक्षण कर उसकी गुणवत्ता की भी पहचान करते हैं। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए 12वीं में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषय होना जरूरी है, जिसके बाद भूविज्ञान में स्नातक के बाद एमएससी किया जा सकता है। पीएचडी करने के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित मानक को पूरा करना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे रिलायंस एनर्जी, और भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कर रही है, जैसे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी हद तक जो है जियोलॉजिस्ट की एब्जॉर्प्शन होती है। वो कई जगह तो कैंपस इंटरव्यू होता है और स्टूडेंट को वो सिलेक्ट करके ले जाते हैं। खास करके जो ऑयल कंपनीज़ हैं, विदेशी ऑयल कंपनी या कुछ प्राइवेट और मल्टीनेशनल ऑयल कंपनी, वो भी कैंपस इंटरव्यू करके जो जियोलॉजी में एमएससी किए हुए स्टूडेंट्स को वो ले जाते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी उनको वो देते हैं। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी गेट के बाद जियोलॉजी में एमटेक भी किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जहां इस विषय पर पढ़ाई कराई जाती है वो इस प्रकार हैं: पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी, हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की। वहीं भूविज्ञान की अलग अलग शाखाओं में पीएचडी कराने वाले प्रमुख संस्थान इस प्रकार हैं: सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, CSIR सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन बेंगलुरु, सेंटर माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर। देश में जियोलॉजी से स्नातक, परास्नातक एवं पीएचडी करने वाले छात्रों की खूब मांग है। जियोलॉजी छात्रों के लिए अनुसंधान, शिक्षण, औद्योगिक, भूवैज्ञानिक एजेंसियों, कृषि, वन सेवा, पर्यावरण के क्षेत्र में करियर उपलब्ध हैं और इसमें वो अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की बहुत सी दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया की वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए आइए नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस पर। देश के वैज्ञानिक समुदाय का सिर उस वक्त गर्व से ऊंचा हो गया जब भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश जैन को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया। आईआईटी कानपुर के पास आउट डॉक्टर जैन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में ट्यूमर बायोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं और ट्यूमर बायोलॉजी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए मशहूर हैं। खासकर ट्यूमर ब्लड वेसल्स का कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के क्षेत्र में उनका शोध ज्ञानवर्धक रहा है। भारत के एक और वैज्ञानिक ने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया जब इसरो के पूर्व अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव प्रोफेसर UR राव को साल 2016 के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने IAF हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रोफेसर राव को IAF की गतिविधियों के दौरान एस्ट्रोनॉटिक्स में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।
हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर अहम स्थान बनाते हुए भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप प्लांट बनाने का श्रेय हासिल किया है। हाल में अमृतसर में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दुनिया के सबसे बड़े रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। एक ही कैंपस के 42 एकड़ छत पर बने इस सोलर पावर प्लांट की क्षमता 19.5 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से करीब 8,000 घरों को हरित ऊर्जा मिलेगी। पृथ्वी पर लाखों प्रजातियों के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इन सबको एक प्राकृतिक कड़ी जोड़ती है। प्रकृति की सुंदरता को हम बायोडायवर्सिटी या फिर जैव विविधता के रूप में जानते हैं। मानव भी आर्थिक रूप से जैसे कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसी कई चीज़ों पर निर्भर है। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और लोगों को प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का संदेश दिया जाता है। तो आज के अपने सेगमेंट खोज खबर में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर और जानेंगे जैव विविधता के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। धरती एक लौता ग्रह है जहां जिंदगी के रंग बिखरे पड़े हैं। मिट्टी के छोटे से कण और पानी की छोटी सी बूंद से लेकर अमेज़न के घने जंगल और विशाल सहारा रेगिस्तान तक जिंदगी के सैकड़ों हजारों रंग बिखरे हुए हैं। धरती पर जीवन के इसी विविध रंग को जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अब तक ये सही जानकारी नहीं मिल पाई है कि धरती पर पौधों और जानवरों की कुल कितनी प्रजातियां हैं। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक करीब 87,40,000 सजीव धरती पर पाए जाते हैं, जिनमें करीब 77,70,000 जंतुओं और 2,98,000 पौधों की प्रजातियां शामिल हैं। इनके अलावा सूक्ष्म प्रजातियों की तादाद भी लाखों में है। आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 10,000 नई प्रजातियों की खोज होती है, जिससे धरती पर पाए जाने वाले सजीवों की तादाद बढ़कर 5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। धरती पर जैव विविधता करीब 3.5 बिलियन साल तक अलग अलग रूपों में क्रमिक विकास का नतीजा है। हर जगह जैव विविधता एक समान नहीं है। पर्यावरण में बदलाव जैसे तापमान, बारिश, समुद्र तल से ऊंचाई, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक स्थिति और दूसरे सजीवों की मौजूदगी का जैव विविधता पर असर पड़ता है। आमतौर पर देखा गया है कि दुनिया के उष्ण कटिबंधीय और केप फ्लोरिस्टिक इलाकों में जैव विविधता ज्यादा, जबकि अत्यंत ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों में कम है। इसके अलावा जिन इलाकों में बारिश ज्यादा होती है, वहां भी जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि तमाम विविधताओं के बावजूद जिंदगी के तमाम रूप एक दूसरे से किसी न किसी तरह से कुदरती तौर पर जुड़े हुए हैं। प्रकृति के सुचारू रूप से संचालन में हर किसी की भूमिका तय है। कुदरती कायदों की इस कड़ी में जरा सा भी हेरफेर भारी अनियमितताओं की वजह बनता है। दुर्भाग्यवश पिछले कुछ दशकों से हमें ऐसी ही अनियमितताओं का लगातार सामना करना पड़ रहा है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जंगली जानवरों का शिकार, रासायनिक कीटनाशकों और खादों का भारी मात्रा में प्रयोग, मानवीय रूप से विकसित की गई हाइब्रिड का जमकर इस्तेमाल और निर्माण कार्यों के लिए जलीय भूमि का अतिक्रमण जैसी गतिविधियों से हजारों किस्म के पौधे और जानवर विलुप्त हो गए हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अध्ययन के मुताबिक 1970 से अब तक धरती की 52% जैव विविधता विलुप्त हो चुकी है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 2050 तक धरती की 30% जैविक प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। फिलहाल हर साल 1,40,000 प्रजातियों के लुप्त होने का अंदेशा है। डोडो ऐसी ही एक विलुप्त प्रजाति का उदाहरण है। विलुप्त होने वाली जैविक प्रजातियों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। हाल में विलुप्त होने वाले जीवों में इंडिया मोनोकार्पिक पाम, स्टेलर सी काउ, कैस्पियन टाइगर आदि प्रमुख हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के आंकड़ों के मुताबिक
भारत में ही 132 किस्म के पौधे और जानवर विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें व्हाइट बेलीड हेरॉन, इंडियन टाइगर, डॉल्फिन, ऑलिव रिडली टर्टल्स जैसे जीव शामिल हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो जैव विविधता से भरपूर और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से मशहूर दुनिया के 25 चुनिंदा जगहों की 70% प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। जानकार इसे भारी चिंता का विषय मानते हैं, क्योंकि इनका नकारात्मक असर हमारी जिंदगी पर और पूरी धरती पर पड़ रहा है। भोजन से लेकर इंसानों की सभी आर्थिक गतिविधियां सीधे तौर पर या घुमा फिराकर जैव विविधता के चक्र से संचालित होती है। जैव विविधता में परिवर्तन से प्राकृतिक गतिविधियों के चक्र में असंतुलन होता है, जिसका नकारात्मक असर मिट्टी के पौष्टिक तत्वों और पर्यावरण के लिए जरूरी पानी के चक्र और मौसम में बदलाव जैसी परिस्थितियों पर पड़ता है। इन्हीं चिंताओं की वजह से और लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक बनाने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस घोषित किया है। पिछले साल जैव विविधता दिवस की थीम थी बायोडायवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जबकि इस साल जैव विविधता की मुख्य धारा और लोगों की संतुलित दिनचर्या पर जोर दिया जा रहा है। इसमें कृषि, वन रोपण, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं, ताकि जैव विविधता को हो रहे नुकसान को रोका जा सके और इंसानों के लिए बेहतर जिंदगी के तौर तरीकों पर जोर दिया जा सके। लिहाजा इस साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर हम तय करें कि अपने आसपास जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।